स्वागत है साथियों, एक बार फिर से आप सभी का एक नए टॉपिक और एक बड़े ही इंपॉर्टेंट हमारे उद्यान विज्ञान के टॉपिक पर। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा फलों का वर्गीकरण। साथियों, फलों को पढ़ने से पहले हम एक बार फलों को क्लासिफाई करेंगे, वर्गीकरण करेंगे, ताकि उनका एक मोटा मोटा बेस हमारे पास तैयार हो जाए। उसके बाद में हम आगे का जो हमारा कोर्स के अनुसार फल जो होंगे उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो साथियों, जो फलों का वर्गीकरण है, वर्गीकरण का मतलब है किसी भी एक चीज को आधार मानकर उसके अनुसार जितने भी हमारे फल हैं उन सबको अलग अलग भागों में अपन बांटें। तो यहाँ पर बहुत सारे वर्गीकरण फलों के हो सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट और जो हमारे काम के जो वर्गीकरण है उन पर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो साथियों, फलों के वर्गीकरण में पहला जो वर्गीकरण हमारा यहाँ पर होगा उसको हम डिस्कस करते हैं बीज पत्र के आधार पर फलों का वर्गीकरण। बीज पत्र, जिसको अंग्रेजी में सीड कोट के नाम से जाना जाता है। बीज पत्र का मतलब साथियों हम सभी जानते हैं, कुछ फल ऐसे होते हैं जो एक बीजपत्री होते हैं, कुछ फल ऐसे होते हैं जो द्विबीजपत्री होते हैं। तो यहाँ पर बीज पत्र के आधार पर फलों की बात करें तो दो प्रकार के फल हमारे सामने हैं। वे फल जो एक बीजपत्री हैं और वे फल जो द्विबीजपत्री हैं। सामान्य अगर अपन को समझना हो, जैसे मान लीजिए अपन सभी ने गेहूं का बीज देखा है, तो गेहूं जो है हमारे एक बीजपत्री में आता है, क्योंकि उसको हम समान दो भागों में नहीं बांट सकते। वहीं जैसे अपन बात करें चने का जो बीज होता है वो द्विबीजपत्री में आता है, या दालें जो भी होती हैं द्विबीजपत्री में आती हैं, क्योंकि उनको अपन समान दो भागों में बांट सकते हैं। लेकिन अपन फल यहाँ पर बात फलों की कर रहे हैं, तो साथियों लगभग जो फल होते हैं प्रकृति में वो लगभग द्विबीजपत्री या डाइकोटी होते हैं। लेकिन कुछ फल एक बीजपत्री होते हैं जिनको अपन को याद रखना है, बाकी जो बच जाएंगे वो सभी द्विबीजपत्री हैं। तो कौन कौन से ऐसे फल हैं जो मोनोकोट या एक बीजपत्री हैं? तो इन फलों के अंदर साथियों सबसे एक नंबर पर जो फल आएगा वो है केला, जो एक बीजपत्री है। केले के अलावा पाइनएप्पल या अनानास जिसको अपन कहते हैं वो एक बीजपत्री है। और इसके अलावा जो एरिकेसी परिवार है, एरिकेसी परिवार, इसके सभी सदस्य जो होंगे या सभी पौधे जो होंगे वो सभी एक बीजपत्री होंगे। एरिकेसी में लगभग पाम आते हैं, जितने भी पाम जो सजावट वाले पाम होते हैं वो एरिकेसी में आते हैं। इसके अलावा कुछ और इसमें फल भी आते हैं, जैसे खजूर, हमारा पाम ही एक प्रकार का, डेट पाम जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। इसके अलावा नारियल, सुपारी, ये सभी एक बीजपत्री हैं। यानी केला, अनानास, खजूर, ये मुख्य फलों में तीन ऐसे फल हैं जो एक बीजपत्री होंगे, बाकी सब द्विबीजपत्री। और कुछ एक दो रोपण फसलें जैसे नारियल हो गया, सुपारी हो गया, ये एक बीजपत्री हैं। बाकी बचे जो सभी फल होंगे वो साथियों द्विबीजपत्री या डाइकोट होते हैं। तो ये हमारा वर्गीकरण नंबर 1 था, जो हमने क्लासिफिकेशन करा बीजपत्री या सीड कोट के आधार पर, जिसमें मोनोकोट और डाइकोट हमने बांटा, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। इसके बाद वर्गीकरण नंबर 2 हम करते हैं फलों का। यहाँ पर दूसरा जो साथियों यहाँ पर क्लासिफिकेशन हम करेंगे वो बड़ा इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है, जिसको अपन जलवायु के आधार पर फलों को बांटेंगे। जलवायु के आधार पर जो फल हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे उससे पहले हम ये जान लें कि जलवायु होती क्या है। तो साथियों जलवायु जो होती है उसको अपन मानते हैं कि मौसम की जो दशाएं लंबे समय की, उनको अपन जलवायु कहते हैं। लंबे समय की मौसमी दशाएं जलवायु हैं, और जो छोटे समय की दशाएं उनको अपन मौसम कहते हैं। सभी जो फल हैं बाई नेचर जो फल होते हैं वो बहुवर्षीय होते हैं लगभग फल, तो ऐसे में अलग अलग जलवायु को वो प्रीफर करेंगे। तो यहाँ पर देखने वाली बात ये है साथियों, जलवायु जो है कौन कौन सी है उसकी अपन बात करें तो हमारे देश के अंदर लगभग सभी प्रकार की जलवायु उपस्थित है, क्योंकि हमारा देश जो है विविधताओं का देश है। और इस आधार पर अपन जो जलवायु को बांटें तो नंबर 1 जो जलवायु है उष्ण जलवायु, जिसको अंग्रेजी में ट्रॉपिकल क्लाइमेट के नाम से जानते हैं। एक जो जलवायु होती है, दूसरी उपोष्ण जलवायु होती है, जिसको अंग्रेजी में सब ट्रॉपिकल के नाम से जानते हैं। एक जलवायु जिसको शीतोष्ण जलवायु के नाम से जानते हैं या अंग्रेजी में टेम्परेट क्लाइमेट कह देते हैं। और एक वो जलवायु जो शुष्क व अर्ध शुष्क या इंग्लिश में जिसको एरिड एंड सेमी एरिड क्लाइमेट कहते हैं। तो साथियों ये 4 प्रकार की जलवायु हमने यहाँ पर डिस्कस करी है। लेकिन उसको जानने से पहले, फलों को जानने से पहले थोड़ा सा अपन जलवायु को जानते हैं। उष्ण जलवायु सामान्य भाषा में अपन कहें तो गर्म जलवायु को अपन यहाँ पर उष्ण जलवायु कहते हैं। लेकिन उष्ण और उपोष्ण की यहाँ पर अपन चर्चा करें, बहुत सारे ऐसे फल हैं जो उष्ण जलवायु में भी उगते हैं और उष्ण उपोष्ण जलवायु में भी उनको आसानी से उगाया जा सकता है। बट बात यहाँ पर होगी किस जलवायु को वो ज्यादा प्रीफर करता है, ज्यादा उसको पसंद करता है, ज्यादा उत्पादन उसका किस जलवायु में अच्छी क्वालिटी के फल उत्पादन वो करता है। तो उष्ण जलवायु पहले होती क्या है साथियों, पहले ये बात करते हैं। देखिए उष्ण जलवायु भारत के किन हिस्से की जलवायु को अपन उष्ण कहें तो यहाँ पर हमने डिस्कस करा कि भारत के दक्षिण का जो हिस्सा है, जिसके अंदर केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात का निचला हिस्सा जिसको अपन काउंट कर सकते हैं, महाराष्ट्र, ये इन राज्यों की जो जलवायु है उष्ण जलवायु। उस जलवायु में आप अगर गौर करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे पूरे वर्ष का जो तापमान है वो लगभग बराबर ही रहता है, यानी न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान है उसका अंतर जो है वो ज्यादा नहीं होता है, कम होता है। ऐसी जलवायु को अपन कहते हैं उष्ण जलवायु। और जो उपोष्ण जलवायु होगी उस जलवायु में क्या होगा, वहां पर जो न्यूनतम तापमान है, जैसे सर्दी का जो मौसम है उस समय सर्दी ज्यादा होगी, गर्मी का मौसम है गर्मी ज्यादा होगी, ऐसी जलवायु को अपन उपोष्ण जलवायु कहते हैं। जैसे हमारे राजस्थानी जलवायु उपोष्ण में हम काउंट कर सकते हैं। हालांकि राजस्थान का कुछ भाग शुष्क है, लेकिन जो मध्य भारत की जलवायु है या मध्य भारत, यहाँ पर अपन एग्जाम्पल के तौर पर कह सकते हैं
मध्य भारत में बिहार आ गया, मध्य प्रदेश आ गया, राजस्थान आ गया, इन राज्यों की जलवायु है उपोष्ण जलवायु। शीतोष्ण की बात करें, नाम से यहाँ पर आपको आइडिया आ रहा है, शीत, शीत का मतलब ठंडा, यानी ठंडी जलवायु या जहाँ का न्यूनतम तापमान 0 से काफी नीचे चला जाता हो, ऐसी जलवायु को टेम्परेट जलवायु कहते हैं, शीतोष्ण जलवायु कहते हैं। और शुष्क व अर्ध शुष्क नाम से पता चला है, शुष्क यानी शुष्क का मतलब सूखा, सूखे का मतलब जहाँ पर वार्षिक वर्षा जो होती है उसका औसत कम रहता हो, यानी वर्षा जहाँ पर कम होती है, ऐसी जलवायु को अपन शुष्क जलवायु कहते हैं। लेकिन हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर फलों का वर्गीकरण कर रहे हैं, वर्गीकरण का मतलब यहाँ पर फलों को अपन क्लासीफाई कर रहे हैं। तो साथियों क्लासीफाई अगर करेंगे तो कौन सा फल किस जलवायु में रखेंगे उसकी यहाँ पर बात करेंगे। देखिए उष्ण या गर्म जलवायु जिसको अपन ने बात करी, दक्षिण भारत की जलवायु जो, उस जलवायु में कौन कौन से फल यहाँ पर होंगे, इसमें मुख्य रूप से आम होगा, केला होगा, पपीता इस जलवायु का मुख्य फल होगा, चीकू इस जलवायु का मुख्य फल होगा, इसके अलावा कटहल जिसको जैक फ्रूट के नाम से जानते हैं, और अनानास या पाइनएप्पल जो है वो उष्ण जलवायु को प्रीफर करेंगे। हालांकि आम जो है वो उपोष्ण में भी होता है, खूब अच्छी तरह से पैदा होता है, लेकिन मुख्य रूप से उष्ण जलवायु में आम को अपन यहाँ पर इंडिकेट करेंगे। उपोष्ण जलवायु ऐसी जलवायु जहाँ पर न्यूनतम अधिकतम तापमान का अंतर ज्यादा होता है, जो हमने अभी डिस्कस करा। इस जलवायु में कौन कौन से फल यहाँ पर आएंगे। उष्ण के बाद दूसरी जो जलवायु जिसको अपन उपोष्ण जलवायु कह रहे हैं, उपोष्ण का मतलब ऐसी जलवायु जहाँ पर न्यूनतम व अधिकतम तापमान का अंतर ज्यादा होता है, जैसे सर्दियों के अंदर सर्दी हो गया, गर्मी में गर्मी हो गया, या यूं कहें हमारे जो मध्य भारत है वहां की जो जलवायु है वो उपोष्ण जलवायु है। और इस जलवायु में कौन कौन से फल होंगे साथियों, बहुत सारे ऐसे फल होंगे जो उष्ण के हैं वो उपोष्ण में उगा सकते हैं, लेकिन जो मुख्य फल यहाँ पर होंगे जो इस जलवायु को प्रीफर करेंगे उसमें कौन कौन से फल होंगे उसकी हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। तो जितने भी नींबू वर्गीय फल हैं जिसको सिट्रस फ्रूट अपन कह रहे हैं, वो सारे के सारे इस जलवायु को प्रीफर करेंगे। नींबू वर्गीय, हालांकि कुछ नींबू वर्गीय फल उष्ण में भी प्रीफर करते हैं, लेकिन मेनली जो नींबू वर्गीय फल हैं वो उपोष्ण जलवायु में ज्यादा प्रीफर करेंगे। नींबू वर्गीय फलों के अलावा एक दो फलों की और बात करें यहाँ पर, जैसे अमरूद जो है वो उपोष्ण को सूट करेगा, अमरूद के अलावा अंगूर जो है इस जलवायु को सूट करेगा। अंगूर के अलावा एक बड़ा ही अच्छा उदाहरण है जो उपोष्ण जलवायु में ही पैदा होता है, बाकी जलवायु में होता ही नहीं है, नाम है उसका साथियों लीची। लीची केवल और केवल बिहार में ही पैदा होता है, भारत के अंदर बाकी राज्यों में बहुत कम या उसके आसपास बहुत कम पैदा होता है। लीची के अलावा जैसे जामुन हो गया, ये भी उपोष्ण जलवायु का फल है। इसके अलावा एक दो फलों की और बात करें, आंवला, हालांकि आंवले को हम शुष्क में लिख सकते हैं, लेकिन ये भी उपोष्ण जलवायु का फल है। आंवले के अलावा बेल पत्र को हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ये भी उपोष्ण जलवायु का फल है। तो साथियों ये फल हमारे मध्य भारत या हम यूं कह सकते हैं राजस्थान में काफी पॉपुलर है सारे के सारे फल, हालांकि कुछ शुष्क भी आएंगे इसमें। कुछ जो शुष्क जलवायु हमारा चौथा यहाँ पर पार्ट है शुष्क जलवायु, इसके जो फल होंगे वो भी लगभग उपोष्ण जलवायु के ही होंगे, लेकिन वो उन फलों को हम यहाँ पर ऐसे फलों को काउंट करेंगे जो कम पानी चाहने वाले हैं। तो साथियों ये उपोष्ण जलवायु के फल हो गए। तीसरी जो जलवायु हमारी शीतोष्ण, शीत, शीत का मतलब ठंडी जलवायु, यहाँ पर कौन कौन से फल होंगे, तो सबसे पहले शीतोष्ण फलों का राजा जिसको अपन कहते हैं सेव, सेव शीतोष्ण जलवायु का फल है, या यूं कहें जो ठंडी जलवायु में पैदा हो रहे हैं वो सारे फल शीतोष्ण के हैं। सेव के साथ में सेव के अलावा नाशपाती हो गया, आड़ू हो गया, आलू बुखारा हो गया, आड़ू जिसको पीच कहते हैं, आलू बुखारा जिसको प्लम के नाम से जानते हैं, खुबानी जिसको एप्रीकोट कहते हैं अंग्रेजी में, चेरी, स्ट्रॉबेरी, अखरोट और बादाम, अखरोट जिसको वालनट कहते हैं, बादाम जिसको आलमंड कहते हैं, ये सारे फल ऐसे हैं जो ठंडी जलवायु को सूट करते हैं। चौथी जो जलवायु है जिसके अंदर कुछ हिस्सा हमारे देश का आता है, जैसे हमारे राजस्थान का भी इसमें कुछ हिस्सा है, या ऐसे एरिया या ऐसा क्षेत्र जहां पर वार्षिक वर्षा का औसत कम होता है, उस जलवायु को अपन शुष्क कह रहे हैं। और इस जलवायु में कौन कौन से फल होंगे, सबसे पहले शुष्क जलवायु के फलों का जो राजा है वो है बेर। बेर के अलावा ऐसे फल जो कम पानी चाहने वाले हैं वो भी सारे इसी कैटेगरी में आएंगे, जैसे खजूर हो गया, इसके अलावा अनार हो गया, आंवला हो गया, लहसुआ हो गया, बेलपत्र हो गया, अंजीर हो गया, फालसा हो गया, सीताफल हो गया, जामुन, और ये सारे के सारे जो फल हैं वो सारे शुष्क व अर्ध शुष्क या कम पानी चाहने वाले फल हैं। तो साथियों ये जलवायु के आधार पर हमने फलों को बांटा, अलग अलग हमारे देश के अंदर जलवायु हैं और सारी की सारी जलवायु हमारे देश में अलग अलग जगह पर अभी हमेशा विद्यमान है, उसके आधार पर हमने अलग अलग फलों को यहाँ पर बांटा जलवायु के आधार पर। जलवायु के बाद तीसरा जो हमारा क्लासिफिकेशन है लिंग भेद के आधार पर, साथियों बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है, ये एक बेसिक साइंस जिसको अपन कह सकते हैं फलों के पीछे या पौधों के पीछे, जिसको फूल की संरचना के आधार पर अपन मान रहे हैं, इसका जो आधार है वो है लिंग भेद। लिंग भेद या सेक्स फॉर्म के आधार पर हम क्या यहाँ पर फलों को बांटेंगे। लिंग भेद का मतलब यहाँ पर सीधा सीधा हम यहाँ पर देख सकते हैं, सामने आपके एक फूल की स्ट्रक्चर है, यानी किस फूल में कौन सा भाग उपस्थित है और कौन सा भाग अनुपस्थित है, या यूं कहें किस फूल में दोनों भाग उपस्थित हैं। एक है, इसके कई सारे अलग अलग फीचर्स अलग अलग पौधे में हो सकते हैं, जैसे हो सकता है किसी पौधे में के एक फूल में केवल नर भाग हो, किसी पौधे के एक फूल में केवल मादा भाग हो, या किसी एक ही फूल में दोनों भाग हो। कई बार एक ही पौधे पर दोनों फूल होते हैं लेकिन अलग अलग होते हैं, कई बार अलग अलग पौधे पर अलग अलग फूल होते हैं। तो इन सारे अलग अलग फैक्टर्स को बेस मानकर अपन लिंग भेद के आधार पर यहाँ पर फूलों को बांटेंगे।
साथियों पहले अपन देखते हैं फूल की स्ट्रक्चर में नर भाग तो कौन सा है और मादा भाग कौन सा है, उसके आधार पर इस क्लासिफिकेशन को अपन समझेंगे। तो ये जो बीच वाला भाग है जिसको अपन मादा भाग कह रहे हैं, इसमें क्या क्या आएगा, देखिए वर्तिकाग्र आएगा, जिसके ऊपर बाद में परागकण आते हैं, निषेचन होता है और बाद में फल व बीज का निर्माण होता है। ये जो भाग है जिसको वर्तिका कहते हैं, स्टाइल अंग्रेजी में कहते हैं, ये जिससे वर्तिकाग्र जुड़ा होता है। और नीचे इसको ओवरी अंडाशय कहते हैं, जो बाद में फल में बदल जाता है। अंडाशय जो है वो बाद में फल में कन्वर्ट हो जाता है। निषेचन और परागण जब होगा उसके बाद में ये फल में बदल जाता है। इसके अलावा इसमें जो बीजाणु होते हैं ये बाद में बीज में बदल जाते हैं, इनका बीज बन जाता है निषेचन के बाद में। और ये सारा भाग जो है इसको अपन मादा भाग या पिस्टिल कहते हैं, पिस्टिलेट फ्लावर भी कह देते हैं इसको, इस भाग को। जो दूसरा भाग हमारे पास यहाँ पर देखने में डायग्राम में आपको दिख रहा है, नर भाग जिसको अपन कह रहे हैं नर भाग। नर भाग में कौन कौन से आएंगे, जिसको स्टेमन के नाम से अपन जानते हैं। नर भाग में ये आएगा परागकोश आएगा, एंथर, फिलामेंट जिसको अपन पुंकेसर कहते हैं, और ये जो पंखुड़ियां हैं, ये दोनों भाग जनरली मिलकर नर भाग को बनाते हैं। तो इसके आधार पर अपन आगे इस वर्गीकरण को पढ़ेंगे, इस फूल की संरचना के आधार पर। कौन कौन से यहाँ पर अलग अलग फल में अलग अलग प्रकार हो सकते हैं लिंग भेद के आधार पर, तो बहुत प्रकार हो सकते हैं। कौन कौन से होंगे उसकी यहाँ पर अपन चर्चा करते हैं। लिंग भेद के आधार पर मोटे तौर पर 5 प्रकार से हम फलों को बांट सकते हैं, यानी अलग अलग लिंग भेद 5 प्रकार के यहाँ पर हो सकते हैं फलों में। कौन कौन से होंगे उसकी यहाँ पर अपन चर्चा करते हैं। देखिएगा, जो अभी हमने फूल की संरचना देखी उसके आधार पर ये जो वर्गीकरण है उसको अपन यहाँ पर बांटते हैं। सबसे पहली कंडीशन यहाँ पर हमने लिख रखा है डायोसियस। इस शब्द को डायोसियस के रूप में ज्यादा याद रखना है। डायोसियस जो साथियों यहाँ पर होगा, डायो, डायो का मतलब दो होगा, दो से इसको याद रखना है। हालांकि हिंदी में इसको एक लिंगाश्री कहते हैं, हिंदी में इसको थोड़ा सा उल्टा बोला जाता है। इस स्थिति में क्या होगा, देखो यहाँ पर लिखा हुआ कि इस स्थिति में नर व मादा पुष्प अलग अलग पौधे पर उपस्थित होते हैं, यानी नर का पौधा अलग होगा, मादा का पौधा अलग होगा। किस किस में होता है एक बार समझने के लिए अपन आसानी से इसको पपीता के पौधे को देख सकते हैं। पपीता, खजूर और एक कीवी और फल होता है जिसके अंदर ये कंडीशन पाई जाती है, जहां पर नर पौधा अलग होता है और मादा पौधा अलग होता है। इस डायग्राम में अपन देख सकते हैं यहाँ पर ये जो फूल आ रहे हैं ये पपीता के नर फूल हैं। यानी नर फूल कैसे आते हैं पपीता में, ये नर फूल गुच्छों में आते हैं और नर फूलों पर कभी भी फल नहीं बनते हैं। फूल जो मादा फूल होंगे उन्हीं पर फल बनेंगे। मादा फूल जो आएंगे वो हमेशा पत्ती के अक्ष में आएंगे और सिंगल या एकल आएंगे इस तरह से, और आकार में थोड़े से बड़े होंगे। नर फूल जो होते हैं वो आकार में छोटे होते हैं, गुच्छों में आते हैं। तो इस तरह से पपीता में आप इस कंडीशन को देख सकते हैं, यानी नर और मादा जो फूल हैं वो अलग अलग पौधे पर उपस्थित होते हैं और इस स्थिति को डायोसियस या एक लिंगाश्रय के नाम से जानते हैं। पपीता के अलावा ये स्थिति खजूर में भी पाई जाती है, जहां पर नर व मादा अलग अलग होते हैं। इस प्रकार के पौधों के अंदर हमेशा नर और मादा पौधों को साथ में लगाया जाता है परागण के लिए। कुछ परसेंट, लगभग 10% पौधे नर को मादा पौधों के साथ में लगाया जाता है ताकि फल व फूल आराम से निषेचन के बाद में फल बन सके। इस स्थिति के बाद दूसरी जो स्थिति है जिसको अपन मोनोसियस के नाम से जान रहे हैं, मोनोसियस को द्विलिंगाश्री कह देते हैं। यह भी बड़ी सामान्य स्थिति है उद्यान की फसलों के अंदर, लेकिन फलों की बात करें किस फल में ये स्थिति होगी, यहाँ पर क्या होता है इसमें पहले उसको जानते हैं। देखिए साथियों, इस स्थिति के अंदर क्या होगा, इस स्थिति के नर व मादा पुष्प जो होते हैं वो पौधा तो एक ही है लेकिन फूल अलग अलग होते हैं। एक ही पौधे पर लेकिन अलग अलग पुष्प में उपस्थित होते हैं, यानी एक पौधा है लेकिन नर फूल अलग है, मादा फूल अलग है। उस कंडीशन को अपन कहते हैं मोनोसियस या द्विलिंगाश्री। फलों की यहाँ पर अपन चर्चा कर रहे हैं, तो फलों के अंदर आंवला इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। आंवले के अंदर आप देख सकते हो, जब आंवले के अंदर फूल आते हैं मार्च के महीने में, आप इसको गौर कर सकते हो, मार्च अप्रैल में, तो नर जो फूल है वो अलग स्थिति उनकी आपको देखने को मिलेगी, मादा फूल जो है उनकी स्थिति अलग देखने को मिलेगी। यानी फूल एक ही है, पौधा एक ही है लेकिन फूल अलग अलग है। इसके अलावा जो कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं जैसे तरबूज हो गया, ककड़ी हो गया, लौकी हो गया, इन सभी सब्जियों में भी ये स्थिति आराम से आप देख सकते हो। यानी जो इस तरह के फूल आपके सामने इस फोटो में आप देखेंगे, ऐसे फूल जो नजर आएंगे वो नर फूल होंगे, और जो मादा फूल होंगे वो थोड़े से डिफरेंट शेप के होंगे, छोटा सा उनके नीचे फल जैसी स्ट्रक्चर लगी रहेगी, उसके ऊपर इस तरह का फूल खिला रहेगा। इस तरह के फूल को मादा फूल कहते हैं। ये जो नर फूल होते हैं लगभग 7 दिन पहले दिखना शुरू हो जाते हैं, उसके बाद में 1 वीक के बाद में मादा फूल निकलना शुरू होते हैं, लेकिन एक ही पौधा होता है, फूल अलग अलग है। इसी स्थिति को अपन कह रहे हैं मोनोसियस या द्विलिंगाश्री, जो कि आंवले के अंदर फलों की बात करें तो, और सब्जियों में, कद्दू वर्गीय सब्जियों में स्थिति पाई जाती है। इसके अलावा तीसरी जो स्थिति यहाँ पर फलों के अंदर, उसको कहते हैं एंड्रोमोनोसियस। साथियों, अगर दो स्थिति अगर क्लियर हो गई हमारे यहाँ पर डायोसियस और मोनोसियस, तो आगे की जो लिंग भेद है, आगे की जो स्थितियां वो आसानी से क्लियर हो जाएंगी। देखिए आगे जो शब्द है, इस शब्द में इसका अर्थ छुपा हुआ है। शब्द है यहाँ पर एंड्रो और दूसरा शब्द है मोनोसियस। यहाँ पर एंड्रो जो शब्द अभी हमने फूल की स्ट्रक्चर देखी थी, एंड्रोसियम जिसको अपन कहते हैं, एंड्रो किसको इंडिकेट करता है, तो एंड्रो अपने आप में नर को इंडिकेट करता है। यानी यहाँ पर सीधी सी बात है, एक फूल नर होगा और ऐसी स्थिति में दूसरा जो फूल होगा हमेशा वो उभयलिंगी फूल होगा।
जहां पर ये स्थिति होगी वहां पर दूसरा फूल उभयलिंगी होगा। तो यहाँ पर फूल हो गए कैसे, नर और उभयलिंगी। लेकिन आगे शब्द लगा हुआ है मोनोसियस, और मोनोसियस अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस करा था। मोनोसियस स्थिति के अंदर, मोनोसियस स्थिति जो होती है वहां पर पौधा जो है वो क्या होता है, पौधा एक ही होता है। तो इस स्थिति में क्या हो गया, नर व उभयलिंगी पुष्प एक ही पौधे पर अलग अलग होते हैं, यानी पौधा तो एक ही है लेकिन फूल अलग अलग होंगे। कैसे फूल होंगे, या तो फूल नर होंगे या फूल उभयलिंगी होंगे। और ये स्थिति किस में पाई जाती है, बड़ा ही अच्छा उदाहरण इसमें फलों का राजा आम, आम के अंदर ये स्थिति होती है। आम में आप देख सकते हो ज्यादातर जो फूल होते हैं वो नर फूल होते हैं और कुछ फूल होते हैं उभयलिंगी फूल होते हैं। इसलिए आम के अंदर जो फल लगता है वो लगभग 0.1% लगता है। फल लगने का जो अनुपात होता है आम में वो 0.1%। उसका कारण क्या है, उसका कारण साथियों ये एंड्रोमोनोसिस होता है, क्योंकि जो उभयलिंगी फूल हैं उनमें से कुछ फूल फल में कन्वर्ट होंगे और ज्यादातर जो नर फूल होते हैं वो ड्रॉप हो जाते हैं, झड़ जाते हैं। इसलिए उसमें फूल झड़ने का भी कारण यही है, क्योंकि उसमें लिंग भेद एंड्रोमोनोसिस है, यानी 1000 में से एक फूल सेट हो रहा है, बाकी सारे ड्रॉप हो रहे हैं। इस स्थिति को अपन कहेंगे एंड्रोमोनोसिस। चौथी जो स्थिति है जिसको अपन गायनोडायोसिस के नाम से जानते हैं, ये बड़ी सामान्य आजकल के जो कई सारे स्पीशीज जो आ रहे हैं पपीता के अंदर वो इसी प्रकार के होते हैं। यहाँ पर भी नाम से ही क्लियर हो जाएगा, देखिएगा यहाँ पर दो शब्द हैं, जैसे एंड्रोमोनोसिस में एंड्रो और मोनोसिस थे, यहाँ पर दो शब्द गायनो और डायोसिस। तो साथियों गायनो जो है वो अपने आप में किसको इंडिकेट करता है, जैसे एंड्रो नर को इंडिकेट कर रहा था, ऐसे गायनो जो है वो मादा को इंडिकेट करता है। यानी यहां पर सीधी सी बात है, एक फूल तो कैसे होंगे, मादा फूल होंगे, और दूसरे अभी हमने डिस्कस करा कि दूसरे फूल इस स्थिति में हमेशा उभयलिंगी होते हैं। तो यहां पर दूसरे फूल हो गए उभयलिंगी, मादा व उभयलिंगी फूल। बट आगे शब्द इसमें क्या लगा हुआ साथियों, शब्द लगा हुआ यहाँ पर डायोसियस, जो थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस करा था। डायोसियस, डायोसियस की स्थिति में पौधा एक होता है कि अलग होता है, तो डायोसियस की स्थिति में पौधा क्या था, डायोसियस की स्थिति में पौधा अलग अलग था। तो यहाँ पर अलग अलग पौधे पर लिखा हुआ है, यहाँ पर वही स्थिति जहाँ मादा व उभयलिंगी पुष्प अलग अलग पौधे पर उपस्थित होते हैं, उसी स्थिति को अपन कहते हैं गायनोडायोसिस। आजकल पपीता की जितनी भी वेराइटियां मार्केट में आ रही हैं, किसान जो उगा रहे हैं वो लगभग गायनोडायोसिस प्रकार की हैं। इसके उदाहरण की बात करें तो पपीता तो इसका उदाहरण हो ही गया, साथ में अंजीर जिसको अपन फिग कहते हैं वो भी इसका उदाहरण है। और ये दो फल पपीता इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। कुछ प्रजातियां जो आजकल पपीता की गायनोडायोसिस आ रही हैं, कुछ पहले की जो प्रजातियां वो पपीता की डायोसिस श्रेणी की थी। तो इस स्थिति को अपन कहेंगे गायनोडायोसिस। इन उदाहरणों के अलावा जो बाकी बच गए फल जितने भी, वो सारे के सारे जो थोड़ी देर पहले हमने फूल की संरचना देखी थी वो वाली संरचना के होते हैं, यानी कि वो जो फूल था वो उभयलिंगी था, क्योंकि उस फूल में नर भाग भी उपस्थित था और मादा भाग भी उपस्थित था। ऐसे फूलों को पूर्ण फूल के नाम से जानते हैं, या अंग्रेजी में उसको उभयलिंगी हर्मोफ्रोडाइट के नाम से जानते हैं, हर्मोफ्रोडाइट। बाइसेक्सुअल शब्द भी इसकी जगह कई बार काम में ले लेते हैं, बट फूल के भाषा में अगर कहें फूलों के लिए हर्मोफ्रोडाइट शब्द हम काम में लेते हैं। इस प्रकार के फूलों में क्या होगा, इस प्रकार के फूलों में नर व मादा भाग दोनों उपस्थित होंगे। अगर दोनों एक ही फूल में उपस्थित हैं फिर पौधा अपने आप ही एक हो जाता है, इसलिए इन फूलों को अपन पूर्ण फूल भी कह देते हैं। बाकी जितने भी फल बच गए इन उदाहरणों के अलावा वो सब उभयलिंगी होते हैं, जैसे अमरूद हो, चाहे अनार हो, चाहे नींबू वाले फल हो, चाहे अंगूर हो, जामुन हो, या दूसरे और भी जो फल हैं उन सब में ये वाली स्थिति पाई जाती है। तो ये लिंग भेद के आधार पर हमने अलग अलग जो फल होते हैं हमारे, उनको हमने 5 भागों में बांटा, अलग अलग उनकी स्थिति और फूल के स्थिति के अनुसार। तो ये हो गया हमारा वर्गीकरण लिंग भेद के आधार पर। अगला जो वर्गीकरण हमारा साथियों, वर्गीकरण नंबर 4, वो हम बांटेंगे फलों को परागण के आधार पर। परागण जिसको अंग्रेजी में पोलिनेशन के नाम से जानते हैं, यानी किस फल में किस तरह का पोलिनेशन बिहेवियर है, किस तरह का पोलिनेशन से बिहेव करता है। परागण के आधार पर बात करें उससे पहले अपन जाने कि परागण क्या होता है। तो साथियों परागण का मतलब अगर सामान्य भाषा में अपन जाने तो नर भाग से यानी पराग कणों का मादा भाग यानी कि वर्तिकाग्र तक जाने की जो क्रिया है उसको अपन परागण कहते हैं। ये जो परागण होता है ये अलग अलग फल में अलग अलग किसी कारक से हो सकता है या अपने आप हो सकता है, तो उसके आधार पर हम यहाँ पर फलों को बांटेंगे। कुछ फलों के अंदर परागकण उसी पौधे के फूल में या उसी फूल के मादा भाग में अपने आप पहुंच जाते हैं, उसी स्थिति को अपन कहते हैं स्वपरागण। लेकिन कुछ फलों के अंदर ये जो परागण होता है ये दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर या मादा भाग पर जाता है, उसको अपन कहते हैं परपरागण। प्रकृति में ज्यादातर जो फल होते हैं वो लगभग परपरागित ही हैं, जिसको अपन क्रॉस पोलिनेशन या क्रॉस पोलिनेटेड फ्रूट कह सकते हैं। कुछ फल ऐसे हैं जो स्वपरागित हैं, तो उनको अपन पहले जानते हैं। स्वपरागित का मतलब जहां पर परागकण जो है वो उसी फूल के मादा भाग तक अपने आप चले जाते हैं। तो स्वपरागण जो फल होंगे उनमें कौन कौन से फल आएंगे, तो साथियों यहाँ पर अंगूर स्वपरागित फल है, फालसा स्वपरागित फल है, और नारियल में भी 2 प्रकार के नारियल आते हैं। उसमें से जो बोना नारियल है, ड्वार्फ जो वैरायटियां हैं उनमें भी स्वपरागण होता है। बाकी जितने भी फल हैं वो लगभग परपरागण या क्रॉस पोलिनेटेड ही है।
लेकिन यहाँ पर अपन ये जानेंगे जो पर परागण की अभी हमने बात करी, पर परागण का मतलब परागकणों का किसी दूसरे पौधे के फूल के मादा भाग पर जाना पर परागण कहलाता है। तो ये जो परागकण ट्रांसफर होंगे एक फूल से दूसरे पौधे के फूल पर, वो किसके द्वारा ट्रांसफर होंगे, यहाँ पर कोई ना कोई एक ऐसी एजेंसी काम करेगी, ऐसा कोई ना कोई एक फैक्टर काम करेगा जो उसको लेकर जाने का काम करेगा। तो साथियों उसके आधार पर ये कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं, कौन कौन सी एजेंसीज हो सकती हैं जो पोलन ग्रेन्स या परागकणों को ट्रांसफर करेंगी, उसके आधार पर हमने इसको और थोड़ा सा बांट दिया है। मान लीजिए अगर परागकण कीटों के द्वारा ट्रांसफर हो रहे हैं, यानी कीट जो हैं वो परागकणों को मादा भाग पर लेके जा रहे हैं दूसरे पौधे के, तो इस स्थिति को अपन कहते हैं एंटोमोफिल। एंटोमोफिल का मतलब एंटो यानी कीट, कीट के द्वारा परागकण। इस प्रकार के परागण में कौन कौन से फल आएंगे, देखिए आम जो है, आम के अंदर कीटों द्वारा होता है, स्पेशली आम के अंदर तो कीट का भी नाम है। आम में जो परागण होता है वो घरेलू मक्खी के द्वारा होता है, जिसको अपन हाउस फ्लाई कहते हैं। इसके अलावा मधुमक्खियां जनरली इसमें काम करती हैं, मोस्टली मधुमक्खियां यहाँ पर मेन रोल प्ले करेंगी। जो नींबू वर्गीय फल है, सिट्रस फ्रूट, उनमें कीटों के द्वारा परागण होगा। अमरूद के अंदर कीटों द्वारा परागण होगा, बेर में कीटों द्वारा परागण होगा, और जो शीतोष्ण जलवायु के फल हैं लगभग उनमें भी कीटों द्वारा परागण होता है, चाहे सेब हो, नाशपाती हो, आड़ू हो, आलू बुखारा हो, इन सभी फलों में कीटों के द्वारा परागकण या पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर होंगे। इसके अलावा जो परागण है, परागकण है वो हवा के द्वारा भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं, और हवा के द्वारा अगर परागकण हो रहा है, परागण हो रहा है, परागकणों का ट्रांसफर हो रहा है, तो इस स्थिति को साथियों कहते हैं एनिमोफिल। एनिमोफिल का मतलब एनिमो यानी हवा द्वारा परागण। किन किन फलों में हवा के द्वारा परागण होगा, तो यहाँ पर पपीता में होगा, खजूर में होगा, अनार में होगा, आंवला के अंदर होगा, और चीकू के अंदर होगा, जहां पर हवा परागण का कार्य करेगी। लेकिन इसके अलावा कई बार पक्षी भी परागण में मदद करते हैं। एक स्पेशल एक पक्षी जिसको हमिंग बर्ड नाम की एक चिड़िया आती है छोटी सी, वो जनरली इस क्रिया में सहायक होती है। हमिंग बर्ड नाम की चिड़िया आती है, छोटा सा पक्षी होता है, तितली जैसी चिड़िया होती है ये हमिंग बर्ड नाम की चिड़िया। जनरली ये परागण में कई बार मदद करती है। और किस किस फल में ये हमिंग बर्ड नाम की चिड़िया काम करेगी, तो साथियों ये केला के अंदर और पाइनएप्पल अनानास के अंदर ये परागण में मदद करेगी, इसलिए इस परागण को अपन कहेंगे ऑर्निथोफिल या पक्षी द्वारा परागण। इसके अलावा पानी द्वारा परागण, फलों के अंदर तो पानी द्वारा परागण नहीं होता है, लेकिन कुछ जो जलीय पादप हैं वहां पर पानी द्वारा परागण संभव है, और पानी द्वारा अगर परागण होता है तो इस स्थिति को अपन कहते हैं हाइड्रोफिल। और इस तरह की स्थिति जो जलीय पादप सिंगाड़ा हो गया या दूसरे जो एक्वाटिक प्लांट हैं, जलीय प्लांट, उनमें ये परागण होगा। तो इस तरह से ये जो पर परागण था ये अलग अलग एजेंसी या अलग अलग कारक से किसके द्वारा हुआ, उसके आधार पर भी हमने अलग अलग फलों को यहाँ पर बांटा। तो दो प्रकार के फल, स्वपरागित और परपरागित, और पर परागण किनके द्वारा हुआ ये यहाँ पर हमने डिस्कस करा, परागण के आधार पर फलों का वर्गीकरण। अगला जो परागण है हमारा वो है पकने के आधार पर फलों का वर्गीकरण। चार जो अभी तक हमने परागण पढ़ा उनमें नंबर 5 पर आ जाएगा पकने के आधार पर फलों का वर्गीकरण। ये जो वर्गीकरण है इसमें जो अपन क्लासिफाई आगे फलों को करेंगे उसमें उसकी पकने की क्या स्थिति है पौधे के ऊपर। कई बार हम देखते हैं कुछ ऐसे भी फल होते हैं जो पेड़ से तोड़ने के बाद पकाए जा सकते हैं, और कुछ ऐसे भी फल होते हैं जो पेड़ पर पकने के बाद ही अपन उनको हार्वेस्ट करते हैं। तो इस आधार पर साथियों फलों को अपन दो भागों में बांटेंगे। कौन कौन से दो भाग होंगे, एक यहाँ पर होगा क्लाइमेट्रिक फल, और दूसरा जो होगा नॉन क्लाइमेट्रिक फल। यानी क्लाइमेट्रिक और नॉन क्लाइमेट्रिक जो फल है वो पकने के आधार पर हैं। इसको थोड़ा सा समझते हैं, क्लाइमेट्रिक फल तो कौन से होते हैं, नॉन क्लाइमेट्रिक फल कौन कौन से होते हैं। जो फल क्लाइमेट्रिक होंगे उन फलों में क्या स्थिति होगी, उन फलों में श्वसन की स्थिति के आधार पर इनको अपन आगे बांटते हैं। हालांकि अपन इसको पकना और नहीं पकना जनरली जानते हैं, लेकिन जो मेन इसका रोल होता है वो श्वसन की स्थिति है। यानी जो क्लाइमेट्रिक फल होंगे उनमें साथियों पकने के समय क्या हो जाएगा, जो श्वसन की जो दर है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाती है। इसलिए इन फलों को पेड़ से तोड़ने के बाद पकाया जा सकता है, ये कारण है उसका। लेकिन जो नॉन क्लाइमेट्रिक फल हैं उन फलों में जो श्वसन की दर है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता पकने के समय, इसलिए ऐसे फलों को जनरली पेड़ पर पकने के बाद ही तोड़ा जाता है अधिकांश। हालांकि कुछ फल इसमें ऐसे होते हैं जिनको पेड़ से तोड़ के पकाया भी जा सकता है, बट मेन इसमें श्वसन दर के आधार पर इसको अपन बांटते हैं। बात करें क्लाइमेट्रिक फल की, कौन कौन से फल क्लाइमेट्रिक हैं जो पेड़ से तोड़ने के बाद पकाए जा सकते हैं, तो आम क्लाइमेट्रिक फल है, केला क्लाइमेट्रिक फल है, पपीता क्लाइमेट्रिक फल है, चीकू, अमरूद, सेब, नाशपाती, लगभग जो शीतोष्ण के फल हैं वो सारे क्लाइमेट्रिक हैं। सीताफल है, आड़ू, आलू बुखारा, इन सभी फलों को जनरली अपन पेड़ से तोड़ के पका सकते हैं। दूसरा जो ग्रुप हमारा नॉन क्लाइमेट्रिक फल, इसमें कौन कौन से आएंगे जिनको अपन पकने के बाद ही हार्वेस्ट करते हैं। अंगूर नॉन क्लाइमेट्रिक है, अनार नॉन क्लाइमेट्रिक है, नींबू वाले सारे फल नॉन क्लाइमेट्रिक हैं, लीची नॉन क्लाइमेट्रिक है, पाइनएप्पल नॉन क्लाइमेट्रिक है, बेर नॉन क्लाइमेट्रिक है, जामुन, आंवला, स्ट्रॉबेरी, फालसा, अंजीर, ये सारे के सारे फल नॉन क्लाइमेट्रिक हैं। इसको थोड़ा सा अपन और डायग्रामेटिकली समझते हैं क्लाइमेट्रिक और नॉन क्लाइमेट्रिक को। देखिए साथियों, जो श्वसन दर की अभी अपन बात कर रहे थे, यहाँ पर श्वसन की जो दर है वो अलग अलग फल में क्लाइमेट्रिक और नॉन क्लाइमेट्रिक में कैसी होती है उसको थोड़ा सा यहाँ पर अपन ग्राफ से जानते हैं।
जैसे अभी हमने चर्चा करी कि कुछ ऐसे फल होते हैं जो पेड़ से तोड़ के पका सकते हैं, उसका कारण क्या है? तो उसका कारण है कि उनमें जो शोषण की दर है वो कहाँ पर, देखिए शुरू में किसी भी फल में स्थिति जो होगी, सबसे कोई भी फल परागण निषेचन के बाद उसकी वृद्धि शुरू होगी, यानी उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की अवस्था जो है वो शुरू होती है। उसके बाद जो अगली अवस्था है वो परिपक्वता की अवस्था आती है, यानी एक स्थिति ऐसी आएगी जहां पर फल जो है वो पूर्ण आकार का हो जाता है, यानी उसके बाद उसका आकार नहीं बढ़ता है, उस स्थिति को अपन कहते हैं मैच्योरिटी या परिपक्वता की अवस्था। उसके बाद जो अगली अवस्था आती है वो आती है पकने की अवस्था। इसी स्थिति के अंदर, फल के अंदर आकार पूर्ण होने के बाद में उसके रंग में परिवर्तन आता है, रंग के अलावा उसके फ्लेवर में परिवर्तन आता है, यानी महक के अंदर उसमें परिवर्तन आता है, और उसकी स्ट्रक्चर यानी सघनता के अंदर या उसकी संरचना में थोड़ा सा अंतर आता है, टेक्सचर जिसको अपन बोलते हैं, संगठन उसका थोड़ा सा चेंज होता है। इसी स्थिति को अपन पकना कहते हैं। कई बार फल का रंग बदल जाता है, किसी फल के अंदर उसकी महक बदल जाती है, अलग अलग फल में अलग अलग डिपेंड कर सकता है। और उससे अगली जो अवस्था आती है, मान लीजिए उसके बाद भी हमने फल को हार्वेस्ट नहीं करा, तोड़ा नहीं, तो फिर उसमें जीर्णता आ जाता है, सीधी भाषा में अपन कहें बुढ़ापा आ जाता है, यानी फल जीर्ण अवस्था में चला जाता है, उसमें टूटने की प्रक्रियाएं शुरू हो जाती हैं। जो क्लाइमेट्रिक फल होंगे, यहाँ पर आप देख सकते हो क्लाइमेट्रिक फल जो होंगे, इन फलों में जो पकने के समय यहाँ पर देखिए परिपक्वता और पकने के समय शोषण दर धीरे धीरे ऊपर जाना शुरू हो जाती है। इस प्रकार के फलों को इस वजह से, इस कारण से पेड़ से तोड़ के पकाया जा सकता है। लेकिन वहीं जो नॉन क्लाइमेटिक फल होंगे उनमें ऐसा कोई परिवर्तन नहीं आता, उनमें शोषण की दर जो लगातार चलती है, इसलिए इन फलों को अक्सर पेड़ पर पकने के बाद ही हार्वेस्ट या तोड़ा जाता है। तो इस तरह से फलों का वर्गीकरण था, पकने के आधार पर मैं फलों को यहाँ पर बांटा, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन राइपनिंग बिहेवियर। साथियों अगला जो वर्गीकरण है, जिसको अपन वर्गीकरण नंबर 6 यहाँ पर इंडिकेट कर रहे हैं, ये जो वर्गीकरण है, ये मिट्टी की रिएक्शन कैसी है, किस फल में या कौन सा फल किस प्रकार की मिट्टी में आसानी से उगाया जा सकता है, उसके आधार पर अपन यहाँ पर बांटेंगे। इसको अपन कह सकते हैं मृदा प्रतिक्रिया के आधार पर फलों का वर्गीकरण। मृदा के साथ कैसी उसकी प्रक्रिया है, उसका सोयल रिएक्शन कैसा है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सोयल रिएक्शन, या मिट्टी के साथ उसका रिएक्शन कैसा है। साथियों कई बार अपन देखते हैं कुछ एरिया ऐसे होते हैं, कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ की मिट्टी का पीएच काफी ज्यादा चला जाता है, कुछ ऐसे भी क्षेत्र होते हैं जहाँ की मिट्टी का पीएच कम हो जाता है। तो उस स्थिति में जब मिट्टी का पीएच मान लीजिए बढ़ गया हो, मान लीजिए पीएच मिट्टी का 9-10 तक चला गया हो, तो उस स्थिति में खेती करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे फल हैं जो इस प्रकार के मिट्टी में या इस प्रकार के पीएच पर आसानी से उगाए जा सकते हैं। तो साथियों ऐसे फलों को अपन कहेंगे लवण सहनशील फल। लवण का मतलब जिसका मिट्टी का पीएच ज्यादा होता है, अधिक पीएच पर, ऐसे फल जिनको अधिक पीएच पर आसानी से उगाया जा सकता है। तो इस प्रकार के फलों को अपन कह देंगे लवण सहनशील। लवण सहनशील का मतलब जो लवण को आसानी से सहन कर सकते हैं, अंग्रेजी में साल्ट टॉलरेंट उसको बोल देंगे, साल्ट टॉलरेंट। अगर बात करें सबसे ज्यादा पीएच पर किस फल की खेती हो सकती है, या मिट्टी का पीएच मान लीजिए 10 तक पहुंच गया, उस कंडीशन में किस फल की खेती हो सकती है, तो सबसे ज्यादा फलों के अंदर लवण सहनशील फल है खजूर। ये कई बार एग्जाम्स में आता रहा है कि फलों में सर्वाधिक लवण सहनशील फल कौन से हैं, तो खजूर फलों में सबसे ज्यादा लवण को सहने वाला फल है। खजूर के अलावा बेर ऐसा फल है जो आराम से लवण को सहन सकता है। इसके अलावा आंवला, बेलपत्र, अमरूद और अनार ये ऐसे फल हैं जो अधिक पीएच पर आसानी से उगाए जा सकते हैं। लेकिन अगर मिट्टी का पीएच मान लीजिए कम है, तो ऐसे कौन से फल हैं जिनकी अपन खेती कर सकते हैं, यानी कि कम पीएच पर किन किन फलों को अपन उगा सकते हैं। मान लीजिए मिट्टी का पीएच कई बार कम का मतलब ऐसा नहीं कि 7 से कम 6 आ गया, 6 तो एक सामान्य पीएच होता है, लेकिन कई बार 5 या 4 के आसपास आ जाए, तो उस कंडीशन में किन फलों की खेती कर सकते हैं। तो साथियों फलों में सबसे ज्यादा अगर अम्ल सहनशील है तो बेलपत्र ऐसा फल है जिसको लवणीय मिट्टी में भी लगा सकते हैं, अम्लीय मिट्टी में भी उगा सकते हैं। इसके अलावा स्ट्रॉबेरी की खेती उस स्थिति में करी जा सकती है। बाकी बहुत ज्यादा कम पीएच होने पर फलों की खेती करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह से फलों को हमने उसके पीएच या उसके मिट्टी के साथ रिएक्शन के आधार पर बांटा, लवण सहनशील फल और अम्ल सहनशील फल, जो कि अलग अलग एग्जाम्पल हमने यहाँ पर देखा। खजूर इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, लवण में सबसे ज्यादा सहनशील फल यहाँ पर हो गया। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वर्गीकरण नंबर 7, वो हम बांटेंगे फल के प्रकार के आधार पर। जितने भी प्रकृति में फल हैं वो सभी ने सभी किसी न किसी प्रकार के फल होते हैं। यहाँ पर अपन सारे हमारे कोर्स के फलों के आधार पर बात करें तो कौन कौन से फलों के प्रकार हो सकते हैं, पहले उन पे चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद में अपन यहाँ पर फलों के एग्जाम्पल की बात करेंगे। साथियों फलों के प्रकार की बात करें तो उसमें से कौन कौन से फलों के प्रकार हो सकते हैं, इनको थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा अपन समझ भी लेंगे। सबसे पहला जो प्रकार है उसको अपन कहते हैं सरस, या अंग्रेजी में उसको कहते थे बेरी। बेरी जो भी फल होंगे जनरली समझने में इसको थोड़ा सा अपन मान सकते हैं कि जो जनरली जो फल होंगे, लगभग अधिकांश फल होंगे वो मल्टी सीडेड होंगे। मल्टी सीडेड का मतलब अधिक बीज वाले। अधिकतर जो फल होंगे, इसमें सब पर लागू नहीं होती है बात, लेकिन समझने के लिए अपन मान सकते हैं अधिक बीज वाले होंगे। अधिक बीज वाले होंगे, साथ में अलग अलग भागों में विभक्त होंगे, वो अलग अलग भाग उसमें इपिकार्प, मेसोकार्प इस तरह से डिवाइड होंगे, चेंबर्स में डिवाइड होंगे। ऐसे फलों को अपन कहते हैं सरस या बेरी वाले फल। कौन कौन से फल ऐसे फल हैं जो बेरी या सरस कहलाते हैं, तो केला ऐसा फल है जो बेरी या सरस कहलाता है, पपीता ऐसा फल है जो बेरी या सरस कहलाता है, अंगूर, चीकू, खजूर। खजूर हालांकि एक बीज वाला है लेकिन ये सिंगल सीडेड बेरी है। कई जगह आपको ये
स्टोन में भी लिखा मिल जाएगा, बट खजूर जो है वो सिंगल सीड या एक बीज वाला बेरी के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो फल है जिसको अपन अस्टिल फल कहते हैं, इस प्रकार के जो फलों के साथियों वो जनरली लगभग एक बीज वाले होंगे अधिकांश फल, यानी कि सिंगल सीडेड होंगे, और इस प्रकार के फल भी अलग अलग भागों में विभक्त होंगे, मल्टी चेम्बर में होंगे, एक बीज वाले। ये जो बातें अधिकांश फलों पर लागू होती है, ऐसा नहीं कि सभी होंगे, इसमें कुछ एक्सेप्शनल हो सकते हैं, जैसे खजूर उसमें था, केला जैसे बिना बीज वाला भी है, बट ये जनरली उसके स्ट्रक्चर के आधार पर हमने इसको बांटा है। तो ड्रूप या स्टिल जो फल होंगे उसमें कौन कौन से होंगे, देखिए आम एक बीज वाला स्टिल है, आम के अलावा बेर है, आड़ू है, आलू बुखारा है, लहसुआ है, ये सारे के सारे स्टोन या ड्रूप के नाम से जाने जाते हैं। तीसरा जो फल का प्रकार है उसको अपन कहते हैं हेस्पेरेडियम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अलग अलग एग्जाम्स में अलग अलग बार पूछा जाता रहा है। हेस्पेरेडियम किसके फल को हेस्पेरेडियम कहते हैं, तो हेस्पेरेडियम जो होते हैं वो लेदरी पेरिकार्प वाले होते हैं, पेरिकार्प में लेदर जैसा ऊपर छिलका होता है। इस प्रकार के फलों में कौन आएंगे, सारे के सारे जो सिट्रस फल हैं, नींबू वाले फल हैं, वो हेस्पेरेडियम के नाम से जाने जाते हैं। यूं भी पूछा जाता रहा है कि नींबू के फल को किस नाम से जानते हैं, तो नींबू का फल हेस्पेरेडियम है, और नींबू वर्गीय सारे फल उनके प्रकार को अपन हेस्पेरेडियम कहते हैं। इसके अलावा एक और फल का जो प्रकार है उसको अपन कहते हैं बेलुस्टा। बेलुस्टा जो है ये भी इसी प्रकार का है, बेरी का ही रूपांतरित भाग है यूं तो ये, लेकिन इसमें भी लेदर जैसा पेरिकार्प होता है, और अंदर जो है वो अलग अलग इसके अंदर छोटे छोटे दाने या बीज पाए जाते हैं, और एक ही फल ऐसा है जिसको अपन बेलुस्टा के नाम से जानते हैं। उदाहरण आपके सामने, अनार के फल को किस नाम से जानते हैं, तो साथियों अनार का जो फल है वो बेलुस्टा के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा अगला जो फल का प्रकार है उसको अपन कहते हैं पोम। पोम जो फल होते हैं इनको सामान्यतः झूठे फल के नाम से भी जानते हैं, या फॉल्स फ्रूट कह देते हैं, जो कि उनके स्ट्रक्चर या बनने के आधार पर उसको बांटा जाता है मॉर्फोलॉजी में। और इसमें जो फल आते हैं वो सेव और नाशपाती ऐसे फल हैं जिसको अपन पोम के नाम से जानते हैं। पोम फल, सेव और नाशपाती इसके उदाहरण हो गए। कुछ फल कैप्सूल भी वैसे बेरी का ही रूपांतरित भाग है, लेकिन अलग फल के रूप में अपन इसको जानते हैं। कैप्सूल किस किस फल को कैप्सूल के नाम से जानेंगे, तो आंवले की जो बोल है उसको कैप्सूल कहते हैं, भिंडी के फल को भी कैप्सूल कहते हैं, अफीम के फल को भी कैप्सूल कहते हैं। एक और उदाहरण रतनजोत है, उसके फल को भी कैप्सूल कहते हैं, जिसको जेट्रोफा कहते हैं, रतनजोत। इन सारे फलों को अपन फल का जो प्रकार है इनका कैप्सूल होता है। कैप्सूल के अलावा एक जो अगला फल का प्रकार है वो है पेपो। हालांकि ये फल नहीं है, फल वाली सब्जियां हैं, जो कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं उसके फल को अपन पेपो के नाम से जानते हैं। कुकुरबिट्स या कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं उसके फल को अपन पेपो कहते हैं। नट जो है, नट नाम से ही पता चल रहा है, नट बहुत सारे फलों के नाम के साथ नट लगता है, जैसे अरेका नट है, इसके अलावा कोकोनट है। हालांकि कोकोनट का फल प्रकार अलग है, लेकिन जो नट वाले फल हैं जिसको अपन सूखे फल के रूप में खाते हैं, ड्राई फ्रूट्स भी कह देते हैं, वो ऐसे फलों को अपन नट कहते हैं। खाने वाला भाग भी हो सकता है, फल का प्रकार भी हो सकता है। लेकिन एक उदाहरण इससे बड़ा इंपॉर्टेंट है, लीची। लीची का फल प्रकार भी नट कहलाता है। इसके अलावा जो भी ड्राई फ्रूट, चाहे वो काजू हो, चाहे वो बादाम हो, चाहे वो अखरोट हो जिसको वालनट कहते हैं, काजू को कैसो नट कहते हैं, सारे खुद ही नट हैं। इनके फल को अपन नट के नाम से जानते हैं। सोरोसिस जो है साथियों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट और अलग कॉन्सेप्ट है इसका सोरोसिस का। सोरोसिस जो होते हैं वो लगभग बहुत सारे फूल जो हैं वो मिलकर एक फल का निर्माण करते हैं। जैसे अपन देख सकते हैं शहतूत, हम सभी ने देखा है जनरली, शहतूत जो होता है उसके बहुत सारे फ्लावर्स या मिलकर एक ही फल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ऐसी स्ट्रक्चर अनानास में पाई जाती है, और ऐसी स्ट्रक्चर कटहल या जैक फ्रूट में पाई जाती है। इन फलों को अपन सोरोसिस के नाम से जानते हैं। अनानास, शहतूत, कटहल, इसके फल को अपन सोरोसिस कहते हैं। साइकोन, सोरोसिस और साइकोन दोनों एक ही प्रकार के फल हैं, एक ही श्रेणी में आते हैं दोनों। साइकोनियम से जो बनते हैं वो साइकोन्स कहलाते हैं। इसमें एक फल अंजीर आता है जो साइकोन्स के नाम से जाना जाता है। और एक जो फल है जिसको अपन एग्रीगेटिव फ्रूट कह देते हैं, पुंज फल के नाम से जानते हैं, एग्रीगेट फ्रूट। इसमें कौन कौन आ जाएगा साथियों, इसमें स्ट्रॉबेरी आ जाएगा, और जो कस्टर्ड एप्पल है, सीताफल है, वो आ जाएगा। तो ये सारे अलग अलग फल के प्रकार हैं जो अलग अलग फल में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। उसके एग्जाम्पल हमने यहाँ पर देखे। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फ्रूट टाइप या फल के आधार पर फलों का वर्गीकरण। अगला जो हमारा वर्गीकरण है साथियों, फलों के वर्गीकरण की हम यहाँ पर चर्चाएं कर रहे हैं, और इसमें वर्गीकरण नंबर 8 जो है, अभी हमने लास्ट स्लाइड में जो डिस्कस करा था वो था फल के प्रकार के आधार पर। लेकिन उसी श्रेणी में फल का अगर प्रकार है तो उस फल के प्रकार में कौन सा ऐसा भाग है जिसको अपन खाने के काम में ले सकते हैं, या किस भाग को फल के, किस भाग को अपन खाने हेतु प्रयोग करते हैं। तो ये जो वर्गीकरण है जिसको अपन करें खाने के आधार पर या खाने योग्य भाग के आधार पर फलों का वर्गीकरण। अलग अलग फल में अलग अलग खाने वाला भाग होता है, उसके आधार पर अपन यहाँ पर वर्गीकरण करेंगे। उससे पहले अपन जानते हैं कौन कौन सा भाग ऐसा है जिसको अपन खाने के काम में ले सकते हैं। तो साथियों बहुत तरह के अलग अलग भाग हो सकते हैं फल में खाने वाले। जैसे मान लीजिए नंबर 1 पर हमने लिखा है पर फल भित्ति, जिसको पेरिकार्प के नाम से सामान्य भाषा में पेरिकार्प ही कहते हैं, लेकिन हिंदी में उसको फल भित्ति कहते हैं। फल भित्ति जो है उसमें कौन कौन से इसमें भाग आते हैं उसको अपन थोड़ा सा जान लेते हैं एक बार।
तो साथियों फल भित्ति जो है वो इपिकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प तीनों से मिलकर बनी, उसका डायग्राम भी हम अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। इन तीनों भागों को जहां पर कंप्लीट या यूं गए सीधा सीधा किसी फल को पूरी तरह से अगर खाया जाता हो, तोड़ा और खा लिया और गुठली उसकी फेंक दी तो हमने उसका पेरिकार्प खाया, यूं मान सकते हैं अपन सामान्य भाषा में। तो जैसे बेर है, बेर को हम पूरा खाते हैं, खजूर को पूरा खाते हैं, आड़ू को पूरा खाते हैं, आलू बुखारा इस तरह के फल हैं, इनको अपन पूरी तरह से खाते हैं गुठली के अलावा। तो इन सभी फलों को अपन पेरिकार्प खा रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे फल हैं जिसमें मान लीजिए ऊपर वाला छिलका पर नहीं काम में ले रहे हैं और एंडोकार्प लास्ट वाला भाग भी नहीं काम में ले रहे हैं, केवल बीच वाला ऐसा भाग है जिसको अपन खाने के काम में ले रहे हैं। यानी गूदा जो है उसको अपन खा रहे हैं, पल्प जिसको अपन खा रहे हैं उसको अपन कहते हैं मध्य फल भित्ति या मीजोकार्प। मीजोकार्प किन में खाएंगे, जिसमें पल्प खाएंगे, जैसे आम है, आम के अंदर हम बाहर का छिलका भी नहीं कहते और छिलके के नीचे जो गुठली से लगा हुआ एक और हिस्सा उसको एंडोकार्प कहते हैं। एंडोकार्प साथियों गुठली नहीं होगा, ध्यान रखें, एंडोकार्प गुठली के पास वाला भाग होता है, तो इसलिए ये मीजोकार्प के नाम से हमने यहाँ पर जाना। तो आम, पपीता और चीकू ऐसे फल हैं जहां पर मध्य फल भित्ति या बीच वाला भाग अपन खा रहे हैं। कुछ ऐसे भी फल हैं जहां पर बीच वाला भाग भी कह रहे हैं, मीजोकार्प जिसको मध्य फल भित्ति कह रहे हैं, लेकिन साथ में एंडोकार्प भी खा रहे हैं। एंडोकार्प का मतलब जो बीज के आसपास वाला भाग उसको कंप्लीट खा रहे हैं। कौन कौन से ऐसे फल हैं देखिए यहाँ पर जिसको मीजो और एंडो अपन काम में लेंगे। केला ऐसा फल है, केले के अंदर मीजोकार्प एंडोकार्प कंबाइंड होते हैं, अलग अलग नहीं होते, इसलिए इसको कंबाइंडली केला। और आंवला ऐसा फल है जहां पर मीजो और एंडो जो है वो खाया जाएगा। इसके अलावा पेरिकार्प, पेरिकार्प का वो भी फल भित्ति और साथ में उसके प्लेसेंटा, प्लेसेंटा का मतलब जो थोड़ा गूदेदार सा फल होता है उसको अपन प्लेसेंटा के नाम से जानते हैं। पूरा का पूरा ही खाते हैं तो प्लेसेंटा हो गया और साथ में सारा फल है तो मीजोकार्प हो गया। ऐसे फल में उदाहरण आ जाएगा साथियों अंगूर, ग्रेप जो है उसका खाने वाला भाग हो गया पेरिकार्प एंड प्लेसेंटा। इसके अलावा ऐसे फल जो पूरे पूरे खाए जाते हैं गूदेदार फल हैं तो उस फल को अपन कहते हैं थैलेमस। थैलेमस का मतलब हो गया गूदेदार और पूरी तरह से खाए जाने वाले फल। इसमें आगे सेव हो गया, नाशपाती हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, इन फलों को अपन थैलेमस खाएंगे। लेकिन थैलेमस के साथ थैलेमस और पेरिकार्प की बात करें तो अमरूद ऐसा फल है यहाँ पर गूदेदार भी है और पूरी तरह से खाया जा रहा है, लेकिन इसके स्ट्रक्चर मोर्फोलॉजी के आधार पर, ये साथियों मोर्फोलॉजी की बातें, थोड़ा सा मोर्फोलॉजी को समझे तो इसमें अपन और अच्छी तरह से इसको समझ सकते हैं, लेकिन अभी एक डायग्राम से अपन इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो थैलेमस एंड पेरिकार्प यहाँ पर अमरूद इसका उदाहरण हो गया। कुछ फल ऐसे होते हैं जो गूदेदार सैक्युलेंट जिसको कहते हैं, सैक्युलेंट फल, लेकिन प्लेसेंटा उनकी खाई जाती है। तो गूदेदार प्लेसेंटा में एक एग्जांपल आ जाएगा बेलपत्र, इसके लिए अलग से वर्ड यूज करेंगे अपन सैक्युलेंट एंड प्लेसेंटा। लेकिन जो नींबू वाले फल हैं उनमें जो खाने वाला भाग है वो क्या है, तो वो है साथियों जूसी प्लेसेंटल हेयर। जूसी प्लेसेंटल हेयर से मतलब है जैसे मान लीजिए संतरा हम सबने देखा है, तो संतरा के अंदर जनरली अपन देखते हैं, देखिए संतरा के बीच में कलियां आती हैं, इस तरह की कलियां जो हैं, इन कलियों के अंदर अगर आप देखेंगे, ये मान लीजिए पूरा संतरा का स्ट्रक्चर है, इसमें जो कलियां आती हैं इन कलियों के बीच में भी अगर अपन देखेंगे छोटी छोटी जूस की थैलियां आपको देखने को मिलेंगी इस तरह से। ये जो जूस की थैलियां है इसको साथियों कह रहे हैं जूसी प्लेसेंटल हेयर, और ये नींबू वाले फलों में खाने वाला भाग है जिसको अपन जूस की थैलियां या जूसी प्लेसेंटल हेयर कहते हैं। सारे के सारे नींबू वाले फल में खाने वाला भाग हो गया। अनार जो है उसमें क्या खाएंगे, तो साथियों जूसी सीड कोट। सीड कोट का मतलब बीज वाला जो दाना है अनार का, हम सभी ने देखा है बीज का जो दाना है उसको जूस वाला दाना है, इसलिए उसको सीड कोट कह देते हैं। तो अनार के लिए अलग से वर्ड हम करेंगे जूसी सीड कोट, अनार का खाने वाला भाग हो जूसी सीड कोट। एरिल्स, अनार के दाने को भी एरिल्स कह देते हैं जनरली, लेकिन एरिल्स अगर हमने जूसी सीड कोट अगर इसको कह दिया, अनार के सिंगल दाने को एरिल्स कहेंगे, सारे भाग को जूसी सीड कोट कहेंगे। लेकिन एरिल के अंदर तो एक ही भाग होगा, वो लीची के अंदर होगा, तो लीची का जो बीच वाला भाग उसको एरिल कहेंगे और सिंगल भाग जो है उसको एरिल लीची के अंदर खाने वाला भाग उसको अपन कहेंगे। नट जो है जो थोड़ी देर पहले हमने फल के प्रकार में भी देखा था, नट वो खाने वाला भाग भी हो सकता है। तो जहां पर फल का प्रकार था लीची को छोड़कर बाकी सारा खाने वाला भाग भी हो जाएगा, चाहे काजू हो, चाहे बादाम हो, चाहे वो अखरोट हो, सभी के अंदर नट जो है वो खाने वाला भाग होगा। और एक जो यहाँ पर शब्द हमने काम में लिया एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म ये नारियल के लिए शब्द काम में लेते हैं साथियों। नारियल में जो खाने वाला भाग है वो एंडोस्पर्म है। तो ये मुख्य रूप से खाने वाले भाग अलग अलग फल में हमने यहाँ पर डिस्कस करें। इसके साथ एक और यहाँ पर अब थोड़ा सा पेरिकार्प मीजोकार्प की बात कर रहे हैं, उसको थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। इस डायग्राम में साथियों देखिएगा, ये जो आपके सामने डायग्राम है इसमें मीजोकार्प और एंडोकार्प को हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए मीजो का मतलब जिसको अपन मध्य फल भित्ति कह रहे हैं, बीच वाला जहां पर गूदा है, मान लीजिए ये गुठली वाला पार्ट है, इस गुठली को छोड़ दीजिए, इस गुठली के बीच वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है, इसको अपन कह रहे हैं यहाँ पर मीजोकार्प। मीजोकार्प यानी मध्य फल भित्ति। ईपी का मतलब ईपी यानी ऊपर वाला भाग, ऊपर वाला जो भाग है जिसको अपन सामान्यतः छिलका कह देते हैं, ये हो गया इसका ऊपरी फल भित्ति या ईपीकार्प। और एंडोकार्प, एंडोकार्प कभी भी गुठली नहीं होकर ध्यान रखें, एंडोकार्प जो भाग होगा वो गुठली के पास वाला भाग होगा। इसको अपन थोड़ा सा और अगर क्लियर करें, मान लीजिए आपने पपीता का फल सभी देखा है, इसको थोड़ा सा अपन पपीता वाले से स्ट्रक्चर से अपन समझना चाहें तो पपीता में मान लीजिए बहुत सारे बीज होते हैं, ये बीज हो गए, ये बीच वाला पल्प हो गया, बाहर का भाग हो गया, तो बाहर के भाग को तो अपन यहाँ पर पेरिकार्प के नाम से जान रहे हैं। ऊपर वाला भाग तो ईपी हो गया, बीच वाला भाग है जो गूदा है ये हो गया मीजो,
और अपन देखते हैं बीज के नीचे एक पतली सी लेयर और रहती है जहां पर बीज होते हैं, बीज वाला भाग मान लीजिए पपीता में हो गया, इसके यहाँ पर आपको एक पतली सी परत सी नजर आ जाएगी, इसको अपन एंडोकार्प मान सकते हैं समझने के लिए। एंडो यानी अंत वाला फल, या और इन सभी को मिलाकर जो साथियों कहते हैं वो है पेरिकार्प, जिसको फल भित्ति के नाम से जानते हैं। तो पेरिकार्प जो तीनों को मिलाकर जहां पर खाया जाएगा वो पेरिकार्प है। इस तरह से ये खाने वाले भाग हो, इसके अलावा बहुत सारे भाग हमने यहाँ पर डिस्कस करें, तो ये फल के सारे खाने वाले भाग हमने यहाँ पर चर्चा करें, और ये फलों का जो वर्गीकरण था उसके बारे में हमने यहाँ पर साथियों चर्चा करी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा फल का वर्गीकरण यहाँ पर कंप्लीट होता है। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।